नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरकार के द्वारा पर्सनल एड्रेसेस को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज किए जाने से संबंधित, दूसरा इंडिया नेपाल टाइज और तीसरा किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके। वैसे देखो, अभी तक ज़्यादातर जो आर्टिकल्स आए हैं वो लॉस के पक्ष में ही आए हैं, मतलब फार्म लॉस के विरोध में जो आर्टिकल्स आए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। तो ये समझने में दिक्कत आती है कि आखिरकार किसानों का विरोध है क्या। इस आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स सही निकल के आते हैं कि किसानों का प्रोटेस्ट आखिरकार है क्या। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सरकार के द्वारा पर्सनल एड्रेसेस को पब्लिकली डिस्क्लोज किए जाने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल की डिस्कशन में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है, एक एक्टिविस्ट है साकेत गोखले, अक्सर रूलिंग पार्टी के खिलाफ आरटीआई फाइल करते हैं। और जब देखो हम आरटीआई फाइल करते हैं तो हमें अपना एड्रेस भी बताना होता है। अगर देखो आरटीआई पर हम अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे तो पब्लिक अथॉरिटी फिर रिप्लाई कौन से एड्रेस पे करेगी ना। तो पब्लिक अथॉरिटी को रिप्लाई करने के लिए आरटीआई एप्लीकेंट के एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो साकेत गोखले ने भी आरटीआई फाइल की थी। इन्होंने आरटीआई पर अपना एड्रेस लिखा था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इनके द्वारा फाइल की गई आरटीआई को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ, साकेत गोखले का जो पर्सनल एड्रेस था वो भी पब्लिकली डिस्प्ले हो गया। उसके बाद साकेत गोखले का आरोप यह है कि बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे, मेरी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ गई। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, क्वेश्चन ये उठता है क्या इंडियन लॉ में ये एक अपराध है, मतलब किसी के एड्रेस को पब्लिकली डिस्क्लोज करना क्या ये अपराध है। आंसर है नो। क्योंकि देखो इंडियन लॉ में किसी पर्सन के रेजिडेंस के एड्रेस को या फिर ऑफिस के एड्रेस को प्राइवेट माना ही नहीं गया है। आपको याद होगा, अभी तो देखो मोबाइल फोन आ गए, पहले जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे तो बीएसएनएल के द्वारा एक बड़ी सी डायरेक्टरी पब्लिश की जाती थी और उस डायरेक्टरी में लोकल टाउन के, लोकल शहर के लोगों के सभियों के फोन नंबर्स हुआ करते थे। किसी का भी फोन नंबर आपको जानना है, आप डायरेक्टरी में देखिए, अल्फाबेट वाइज नाम के हिसाब से आपको फोन नंबर मिल जाएगा किसी भी इंडिविजुअल का। इवन देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाती है, कहीं कहीं पर उस वोटर लिस्ट में भी होता है एड्रेस। और ये जो वोटर लिस्ट है ये तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो और लैंड रिकॉर्ड्स की सहायता से आपको ये पता लगता है कि लैंड का कौन सा हिस्सा, मतलब लैंड की कौन सी यूनिट का मालिकाना हक किसके पास है। इवन देखो पुलिस के द्वारा सभी जो एफआईआर्स फाइल की जाती हैं कोग्निजेबल केसेस में, कोग्निजेबल केस कौन से केस होते हैं, ऐसे केस जिनमें पुलिस को एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो कोग्निजेबल केसेस में जितने भी एफआईआर्स पुलिस के द्वारा फाइल की जाती हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के अनुसार वेबसाइट पर डालना जरूरी है। यानी कोग्निजेबल केसेस की सभी जो एफआईआर्स हैं वो वेबसाइट पर डाली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद। और एफआईआर में तो जैसा आपको पता है एक्यूज्ड का एड्रेस होता ही है, इवन जिसने शिकायत की है उसका भी एड्रेस होता है। तो आप जाकर किसी का भी एड्रेस देख सकते हो। इवन इससे भी ज़्यादा राजस्थान सरकार, इवन और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, वो तो देखो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे द्वारा ये स्कीम्स चलाई गई हैं और इनके बेनिफिशरीज ये हैं, इनका एड्रेस ये है, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं। तो कोई भी जाके देख सकता है कौन सी स्कीम का बेनिफिशरी कौन है और उसका एड्रेस क्या है। वैसे क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार ऐसा किया क्यों जाता है, इसके पीछे रैशनल क्या है। रैशनल देखो इसके पीछे ये है
आज के समय में तो करप्शन काफ़ी कम हुआ है, लेकिन पहले पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा काफ़ी करप्शन किया जाता था। बेनिफिशरीज की लिस्ट में काफ़ी सारे गोस्ट बेनिफिशरीज होते थे, या तो उस नाम के कोई पर्सन एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। पब्लिक ऑफिशियल्स उनके नाम पे पैसा एलोकेट कर देते थे और अपनी जेबें भर लेते थे, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता था कि बेनिफिशरीज की डेथ हो चुकी है या फिर उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, तो भी पब्लिक ऑफिशियल्स उनका नाम काटते नहीं थे, बल्कि उनके नाम पर जो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती थी या फिर पेंशन वगैरह का डायरेक्ट अमाउंट आता था, वो अपनी जेब में रख लेते थे। अगर सभी बेनिफिशरीज का नाम पब्लिक डोमेन में होगा तो फिर देखो, कोई भी पर्सन, पड़ोसी या फिर सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो शिकायत कर सकते हैं ना कि भाई आप की लिस्ट में ये बेनिफिशरीज हैं, लेकिन ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप पैसा किसको दे रहे हो, कौन इनके नाम पे पैसा खा रहा है। तो इससे करप्शन कम होता है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है सरकार की कार्यप्रणाली में, गवर्नेंस में, वो इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये रेशनल होता है सारी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करने का। देखो, इसी प्रकार का मामला 2013 में भी सामने आया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक गोयनका वर्सेस आशीष कुमार रॉय केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। वो केस क्या था? देखो, इस केस में एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो ये कह रहे थे पब्लिक अथॉरिटी को कि मैं अपना पूरा एड्रेस नहीं दूंगा। जो उन्होंने आरटीआई फाइल की थी ना, आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा, उन्होंने कहा मैं अपना पूरा एड्रेस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नंबर दूंगा, जैसे 110008। ये दिल्ली में करोलबाग का पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर है। एक्टिविस्ट का ये कहना था कि मेरे जो लोकल पोस्टमैन हैं वो मुझे जानते हैं और वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर से अपने आप रिप्लाई जो है वो मेरे एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे। लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटी थी वो इस बात पर अड़ गई कि नहीं, आप अपना पूरा एड्रेस शो कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। इसके बाद मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया कि अगर कोई पर्सन चाहता है तो वो अपना सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दे सकता है, आरटीआई एप्लीकेशन पे पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और बात भी बोली, अगर पब्लिक अथॉरिटी को एड्रेस ढूंढने में दिक्कत होती है तो फिर वो आरटीआई एप्लीकेंट से पूरा एड्रेस भी मांग सकती है। तो क्या मतलब हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट की इस जजमेंट का? कलकत्ता हाईकोर्ट की इस जजमेंट का मतलब यह हुआ कि कोई आरटीआई एप्लीकेंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दे सकता है, लेकिन अगर पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई एक्टिविस्ट के, आरटीआई एप्लीकेंट के एड्रेस ढूंढने में दिक्कत आती है तो उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी पूरा एड्रेस भी मांग सकती है कि भैया पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर से काम नहीं चल रहा है, आप अपना पूरा एड्रेस दीजिए। यह जजमेंट था कलकत्ता हाईकोर्ट का 2013 की जजमेंट में। नाम था अभिषेक गोयनका वर्सेस आशीष कुमार रॉय। तो 2013 की कलकत्ता हाईकोर्ट की इसी जजमेंट को आधार बनाकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि भैया ये जो साकेत गोखले के द्वारा फाइल की गई आरटीआई को आपने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है, इससे इनका एड्रेस भी सबको पता लग रहा है, आप इस आरटीआई को हटा लीजिए अपनी वेबसाइट से। ये आदेश दिया गया बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। इसके बाद राइटर बात करते हैं आरटीआई एक्ट की। दोनों हाईकोर्ट्स ने जो जजमेंट्स दी, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट पर जजमेंट दी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करने से जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। बट अगर बात करें आरटीआई एक्ट में क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना प्रोहिबिट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, क्या है आरटीआई एक्ट में, वो हम जान लेते हैं। देखो, आरटीआई एक्ट ये बोलता है गवर्नमेंट के पास सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स के साथ शेयर करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस इंफॉर्मेशन को एग्जम्पशन मिला हो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में। सेक्शन 8 में यह बोला गया है वो इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित है और जिस इंफॉर्मेशन का पब्लिक एक्टिविटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है तो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी पर इन्वेजन होगा। तो उस इंफॉर्मेशन को देखो तभी डिस्क्लोज किया जाए अगर
सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एपिलेट अथॉरिटी को यह लगता है कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, अदरवाइज फिर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली ना डिस्क्लोज किया जाए। यह बोला गया है सेक्शन 8 में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित हो, जिसका पब्लिक एक्टिविटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को तभी पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए जब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एपिलेट अथॉरिटी को यह लगता है कि उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व होगा, अदरवाइज फिर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली ना डिस्क्लोज किया जाए। और देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा पार्लियामेंट को दी जाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स को दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट मांगता है तो फिर पब्लिक अथॉरिटी मना नहीं कर सकती कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। मतलब पब्लिक अथॉरिटी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट को दे सकते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट्स को भी देनी होगी। इसके बाद देखो, ये भी समझ लेते हैं कि पब्लिक एक्टिविटी से संबंधित इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखो, जनरली सारी जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड में जनरेट होती हैं वो पब्लिक एक्टिविटीज से ही जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक एक्टिविटीज़ के। और इनसे जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है। लेकिन राइटर के अनुसार कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास होती है, लेकिन वो पब्लिक एक्टिविटी की वजह से नहीं निकल के आती है। जैसे देखो, किसी पर्सन ने सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया, किसी स्कीम का लाभ लिया जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन की, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक एक्टिविटी के बाद नहीं जनरेट हुई है। ये पब्लिक एक्टिविटीज़ नहीं है, इलाज करवाना या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ट्रांजैक्शन करना। जैसे एक और एग्जांपल है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ किसी के घर पर रेड डालते हैं, तो रेड में तो देखो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जो वो अथॉरिटीज़ जो हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते जिनका उनसे काम से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका पब्लिक एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिला के देखो, राइटर ये बोलना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक एक्टिविटी से जनरेट हुई है उसे पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। इससे करप्शन खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नेंस में जनता का जो इंटरेस्ट है, ट्रस्ट है, वो इंक्रीज होगा और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक एक्टिविटी के बाद जनरेट नहीं हुई है उसको आप एग्जम्प्ट कर सकते हो, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ट्रांजैक्शंस या फिर मेडिकल रिकॉर्ड। और मीनवाइल जो आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दे सकते हैं बजाय के पूरा एड्रेस देने के। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पर्सनल एड्रेस को पब्लिक डोमेन में रखे जाने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ये नेपाल की यात्रा पर गए थे। नेपाल पहुंचे 26 नवंबर को और उसके बाद इन्होंने नेपाल में पहुंचकर मीडिया से फ्लुएंट नेपाली में बात की, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला की जो एंसेस्ट्री है आप वो सिक्किम से ट्रेस कर सकते हो। तो फॉरेन सेक्रेटरी को बिल्कुल फ्लुएंट नेपाली में बोलना आता है और इन्होंने मीडिया से बात की बिल्कुल फ्लुएंट नेपाली में। तो ऐसा लगा कि ये जो विजिट है फॉरेन सेक्रेटरी की वो एज यूजुअल जो डिप्लोमेटिक विजिट होती है इससे कुछ अलग होगी। देखो, 2015 में जब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था, क्यों लगा था? क्योंकि नेपाल ने अपना संविधान बनाया था और लेकिन संविधान को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। जो नेपाल में प्लेन एरियाज में मधेसी रहते हैं उनके अपनी मांगों को बनवाने के लिए मधेसी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इंडिया का नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है
वहाँ से देखो ट्रक्स आगे नहीं जा रहे थे। नेपाल सरकार का आरोप ये है कि इंडिया ने जानबूझ के ये ब्लॉकेड लगाया था और इंडिया से माल नेपाल में नहीं पहुँच सका। उस समय ज़रूरी सामान की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी नेपाल में, और इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया केपीएस ओली, जो आज के समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जैसे देखो, हमने बार बार डिस्कस किया है, इंडिया में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना मतलब नेशनलिज्म, उसी प्रकार से नेपाल में जो एंटी इंडिया बात करता है मतलब वो ज़्यादा नेशनलिस्ट है। तो इंडिया के खिलाफ उस समय काफ़ी आरोप लगे थे इंडियन गवर्नमेंट पर। तो उसके बाद से ही इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में स्ट्रेन है। इवन देखो हाल ही में क्या हुआ, नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा एक नया मैप अडोप्ट किया गया जिसमें कुछ ऐसी टेरिटरी को भी नेपाल की टेरिटरी बताया गया जिसको लेके तो इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट भी नहीं था। ऐसा क्यों किया गया? देखो, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं केपीएस ओली की जो पोजीशन थी वो खतरे में थी। केपीएस ओली विरोध का सामना कर रहे थे, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, और कोविड-19 की सिचुएशन को ठीक से टैकल नहीं किया गया था नेपाल के द्वारा। तो इन सब चीज़ों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी, इंडिया के खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए गए केपीएस ओली के द्वारा। वैसे बोला यह गया कि 8 नवंबर को इंडिया के द्वारा जो नया मैप पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया था इंडिया का, उसमें जिन एरियाज़ को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे काला पानी का एरिया, उनको इंडिया का पार्ट बताया गया, और नेपाल ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्द से जल्द इन इश्यूज़ को लेके मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाइए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवाई। तो ये तर्क नेपाल की सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन ये तर्क पूरी तरह से सही नहीं था। तो ये तो हमने बात की हाल ही में इमर्ज होकर आए कुछ इश्यूज़ की जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में स्ट्रेन आया। देखो, पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया गया था ताकि ये ग्रुप दोनों देशों के बीच जो भी इश्यूज आते हैं उनको एड्रेस करे और रिश्तों में मधुरता लाएं। इस ग्रुप ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसके बाद इस ग्रुप को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। ये भी नहीं पता कि इस ग्रुप ने रिपोर्ट क्या दी थी दोनों देशों की गवर्नमेंट्स को, मतलब आउटकम क्या निकल के आई कुछ पता नहीं है। देखो, जब ये ग्रुप गठित किया गया था ना, तो नेपाल को काफ़ी उम्मीदें थी कि ये ग्रुप अब अच्छे से काम करेगा और दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारेगा। लेकिन इंडिया के लिए ये ग्रुप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंडिया को लगता था कि सैकड़ों एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हम इस्टाब्लिश करते हैं विभिन्न देशों के साथ कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, और उन्हीं में से एक है ये एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। मतलब नेपाल ने इस ग्रुप से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। इंडिया के लिए ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करने के लिए। इवन फॉरेन सेक्रेटरी जब अब नेपाल की यात्रा पर गए तो उन्होंने एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की बात भी नहीं की अपनी स्पीच में। उनकी जो स्पीच थी वो पास्ट की स्पीचेस से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, और जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई वो भी एज यूजुअल जैसी जॉइंट स्टेटमेंट होती है वैसी ही जॉइंट स्टेटमेंट थी। मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाली में जो फ्लुएंट बात की, उसके बाद जो उम्मीद जगी कि अब कुछ अलग होगा, रिश्तों में जो तनाव है वो एड्रेस होगा, बाद की डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ में वो देखने को नहीं मिला। एज यूजुअल जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई, और स्पीच भी ऐसा नहीं कि बाकी स्पीचेस की तरह बहुत ज़्यादा अलग थी। देखो, अब इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, वैसे तो इंडिया आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एड भी देता है नेपाल को, मदद देता है, बावजूद इसके आखिरकार ऐसा क्यों कि नेपाल में एंटी इंडिया बोलना मतलब आप ज़्यादा नेशनलिस्ट, इंडिया के खिलाफ कुछ लोगों में इतना नफरत भरा माहौल क्यों है? देखो, पहली चीज़, इंडिया नेपाल को एड देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इंडिया जो एड देता है ना नेपाल को, कुछ सेक्शंस का ये मानना है कि इंडिया वो एड देता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कुछ नेपाल के लीडर्स को अपने पाले में करने के लिए, यानी उनसे इंडिया के पक्ष में सपोर्ट हासिल करने के लिए इंडिया एड देता है। दूसरा, इंडिया का कंपटीशन देखो चाइना के साथ होता है एड देने में।
चाइना की जेबें देखो, आपको पता है भरी हुई हैं, और चाइना बड़ा चालाक है। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है जो पब्लिकली दिखते हैं, जिनको लेके ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे चाइना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करता है। तो फिर नेपाल के लोगों को लगता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा एड दे रहा है एज कंपेरिजन टू इंडिया, और अब नेपाल पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसके बाद राइटर कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी ने पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस का इशू रेज किया। देखो ये बात सच है, इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच रोटी और बेटी का साथ है। बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, और इंडिया के लोग भी बहुत नेपाल में जाते हैं काम करने के लिए। यूं नहीं कहा जा सकता, मतलब बॉर्डर ओपन है तो यूं नहीं कहा जा सकता कि इसका फायदा सिर्फ नेपाल के लोगों को हुआ है और इंडिया के लोगों को नहीं हुआ है। नहीं, इंडिया को भी बहुत सी रेमिटेंस मिलती है नेपाल से। हर साल $3 बिलियन की रेमिटेंस इंडिया को हासिल होती है उन लोगों से जो नेपाल में गए हुए हैं काम करने के लिए। और देखो एक और बदलाव जो पिछले कुछ सालों में पीपल टू पीपल एक्सचेंज में ये आया है। पहले तो ज़्यादातर नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में आया करते थे काम करने के लिए, लेकिन आज नेपाल के लोगों के लिए सिर्फ इंडिया एक ऑप्शन नहीं है। आज के समय में नेपाल के लोग कनाडा में भी जाते हैं, यूके, यूएस, गल्फ कंट्रीज, इन सब देशों में भी जाते हैं। तो इंडिया सिर्फ एक ऑप्शन है आज के समय में नेपाल के लोगों के लिए। पहले ज़्यादातर लोग इंडिया में ही आते थे काम करने के लिए। और देखो ये जो नेपाल है, नया नेपाल, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूथ हैं। 75% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 साल से कम है। तो ये जो यूथ पॉपुलेशन है नेपाल की, इनका इंडिया के साथ उतना लगाव नहीं है जितना एज्ड लोगों का है। क्योंकि देखो पहले नेपाल को खतरा हुआ करता था चाइना से, तो इंडिया से लगाव कुछ ज़्यादा था। बट आज के समय में जो यूथ पॉपुलेशन है उनका इंडिया से इतना लगाव नहीं है। और इवन इंडिया के लोगों के लिए भी नेपाल एक जस्ट पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है। स्कूल्स में ज्योग्राफी में नेपाल के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्स कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सिविलाइजेशन इंडिया से मिलती जुलती है, जिसका कल्चर इंडिया से मिलता जुलता है, इन सब बातों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही रहेगा, बॉर्डर भी ओपन रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में मिलियंस लोगों का जो रोजगार है वो आपस में कनेक्टेड है। चाइना भी एक बड़ा प्लेयर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में, और अभी भी ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है चाइना हमारे नेबरहुड में। इसलिए आवश्यकता ये है कि इंडिया नेपाल की जो ये रिलेशनशिप है इसको रिकैलिब्रेट किया जाए। मतलब टेंशन भरा माहौल जो रहा पिछले 5 सालों में, अब इस रिलेशनशिप को इस दौर से उबारा जाए। तो ये जो विजिट थी फॉरेन सेक्रेटरी की, वो विजिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगी इंडिया नेपाल रिलेशंस को एक नए ट्रैक पर लाने में, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फार्मर्स द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो नए 3 फार्मूलाज बने हैं उनमें से एक में सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि एपीएमसी मंडी के अलावा मर्जी है किसान अपनी फसल बाहर भी बेच सकता है। और सरकार का दावा ये है कि अगर किसान अपनी फसल बाहर बेचेगा तो आड़तिये की यानी मिडिलमैन की जो कोल्यूजन है, आपस में जो कार्टेल बना लेते हैं, जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है, ऐसा नहीं होगा। किसान ज़्यादा दाम पर अपनी फसल मंडी में बेच पाएगा। तो आपके दिमाग में भी आया होगा फिर आखिरकार किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस आर्टिकल में देखो कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे देखो सरकार ये कहती है अभी के प्रोविजंस के हिसाब से किसान अपनी फसल सिर्फ एपीएमसी मंडी में बेच सकता है। सरकार का ये दावा गलत है। देखो पैडी की 29% और वीट की सिर्फ 44% जो फसल है वो मंडी में बिकती है। बची हुई 49% पैडी की फसल और 36% वीट की फसल डायरेक्टली किसान के द्वारा
या तो प्राइवेट ट्रेडर को बेची जाती है या फिर इनपुट डीलर के द्वारा, इनपुट डीलर को सॉरी। दूसरे शब्दों में बात करें, जो फसलों का बड़ा हिस्सा है वो डायरेक्टली मंडी में नहीं बेचा जाता, जैसा कि सरकार बोलती है कि अभी तो एपीएमसी मंडी की मोनोपोली है, सिर्फ मंडी में ही जाके किसान अपनी फसल बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। ये बात सच नहीं है। और वैसे देखो हमारे देश में इनफ मंडीज हैं भी नहीं। बहुत सारे छोटे और मंझले किसान ऐसे हैं जिनकी फसल थोड़ी सी होती है, उनको ये लगता है कि एपीएमसी मंडी में फसल लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा हो जाएगा, तो वो तो अपने गांव में जो लोकल ट्रेडर होते हैं उनको ही अपनी फसल बेच देते हैं, बेशक थोड़ा सा कम दाम पर बिके, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बच जाती है। मंडी कितनी है? देखो 1976 में हमारे देश में 4145 बड़ी मार्केट्स थी और एक बड़ी मार्केट 775 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को सर्व करती थी। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रेकमेंड किया कि हर एक किसान 1 घंटे के अंदर अंदर एपीएमसी मंडी में अपनी फसल ले जा सके। इतने मंडीज हमारे देश में जरूर होनी चाहिए, यानी हर एक मंडी जो है सिर्फ 80 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करें। क्या मंडीज इंक्रीज हुई? नहीं। 2019 में मंडीज की संख्या थी 6630 और अभी भी एक जो मंडी है वो एवरेज एरिया को सर्व करती है 463 किलोमीटर स्क्वायर। इसलिए इंडिया को एपीएमसी मंडी को खत्म करने के बजाय ज्यादा इंडिया को मंडीज की आवश्यकता है। दूसरा रीजन देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आती है छोटे और मंझले किसानों को, इसलिए वो डायरेक्ट अपनी फसल बेच देते हैं, वो मंडी में ले जाते नहीं हैं। और देखो सरकार के द्वारा ये दावा करना कि पूरे देश के किसानों को अब फ्रीडम मिलेगी, वो एपीएमसी मंडी से बाहर जाके भी अपनी फसल बेच सकते हैं। देखो एक बात राइटर यहां पे क्लैरिफाई करते हैं, 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है एपीएमसी के बाहर भी प्राइवेट मार्केट्स इस्टेब्लिश हो सकती हैं। 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ किया है कि किसान अपनी फसल डायरेक्टली किसी ट्रेडर को बेच सकते हैं बिना एपीएमसी मंडी में जाए, और 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है एपीएमसी मंडी से बाहर फार्मर मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या इन सब प्रोविजंस के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आई, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी बोला जा रहा है कि इन लॉज के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी क्योंकि अब किसान के पास आज़ादी होगी मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने की। देखो ऑलरेडी इतने सारे स्टेट्स तो ऐसा कर ही चुके हैं ना, तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई? नहीं आई इतनी ज़्यादा। राइटर बोलते हैं सिर्फ कुछ क्रॉप्स के लिए कुछ पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब इसका भी रीज़न है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई। अगर देखो एपीएमसी मंडी से बाहर प्राइवेट मार्केट बनाने की इजाज़त ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने दे दी थी, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? इसका रीज़न देखो ये है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना उनके लिए काफ़ी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है अगर वो प्राइवेट मार्केट में अपनी प्रेजेंस को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एपीएमसी मंडी है किसी शहर में और इससे कुछ दूरी पर प्राइवेट मार्केट बनी है। अब देखो इस प्राइवेट मार्केट में अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उनको अपना कलेक्शन सेंटर ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी ताकि फसलों को क्वालिटी के आधार पर अलग से उनकी क्लासिफिकेशन हो सके कि ये इस क्वालिटी की फसल है, इसको अलग रखा जाए, ये इस क्वालिटी की है, इसको थोड़ा दूर रखा जाए। स्टोरेज पर खर्चा आएगा और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आएगा, तो ये सारी कॉस्ट चुकानी पड़ती है प्राइवेट प्लेयर्स को, इसलिए उनको थोड़ा महंगा पड़ता है। इवन जो कॉरपोरेट रिटेल चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैकडी, वो भी देखो अर्बन एरियाज में मंडी से डायरेक्टली फसल ले लेते हैं बजाय के फार्मर्स से बल्क में परचेज करने से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर देखो डायरेक्टली फसल प्रोक्योर की जाएगी तो खराब होने का खतरा है, स्टोरेज का दिक्कत है, स्टोर कहाँ पे रखें। तो इस वजह से रिटेल चेन वाले भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डायरेक्टली मंडी से परचेज कर लेते हैं बजाय किसानों से डायरेक्टली परचेज करने से। और अगर देखो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे भी सही प्राइवेट मार्केट में जो कि एपीएमसी मंडी से बाहर होगी, तो फिर देखो जैसा हमने डिस्कस किया उनको कॉस्ट ज़्यादा आएगी अपने ऑपरेशंस चलाने में। वैसे तो एक फ़ायदा है किसानों को, एपीएमसी मंडी में तो मार्केट फीस देनी पड़ती है, कितनी? कहीं कहीं जगह 2.5% है, कहीं 3% है, जबकि बाहर प्राइवेट मार्केट लगेगी तो वहाँ पे तो किसानों को फीस नहीं देनी पड़ती।
लेकिन राइटर ये बोलते हैं प्राइवेट प्लेयर्स की चूंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी ऑपरेशंस चलाने में, तो इसलिए वो उस ज़्यादा कॉस्ट को किसान के ऊपर लाद देंगे। मतलब ज़्यादा रेट पर किसान की फसल को वो नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑपरेशंस चलाने में बहुत पैसा उनका खर्च हो रहा है। तो ये कहना कि मार्केट फीस कम लगेगी इसलिए डायरेक्ट फायदा किसानों को होगा, ये बात गलत है, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में वैसे भी तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट प्राइवेट प्लेयर्स की ज़्यादा आएगी ना, और वो इसको ला देंगे किसान के ऊपर। तो मार्केट फीस ना लगने का इतना फायदा नहीं होगा जितना कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अपनी कॉस्ट को इंपोज कर देंगे किसान के ऊपर। इसके बाद ये कहते हैं राइटर, देखो ये जो मार्केट फीस वसूली जाती है ना एपीएमसी मंडी में, उसका काफ़ी फायदा भी होता है। उस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है रूरल रोड्स को डेवलप करने में, मेडिकल एंड वेटनरी डिस्पेंसरीज पर खर्च किया जाता है उसका रेवेन्यू, रूरल एरियाज़ के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में, सैनिटेशन को इंप्रूव करने पे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सपेंड करने पर, और कैलमिटीज़ के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने में। इसके साथ साथ मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर भी मार्केट फीस जो है, मंडी फीस जो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मंडी फीस नहीं वसूली जाएगी तो जैसा बिहार में देखा गया, कुछ प्राइवेट मार्केट्स में बिल्कुल नालियाँ बह रही हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, वैसी सिचुएशन इमर्ज होकर आएगी। इवन किसानों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। कुछ प्राइवेट मंडीज तो ऐसी हैं कई स्टेट्स में जहां पे प्राइवेट मंडीज की इजाज़त मिल गई है। तो इसके बाद राइटर ये भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि किसानों को ये क्यों डर लगता है कि एमएसपी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। देखो ये डर किसानों को इसलिए लगता है क्योंकि अगर सरकार मान लीजिए आने वाले सालों में एमएसपी इंक्रीज ही नहीं करती है, आज 1 क्विंटल पैडी पे मान लीजिए 1850 रुपए मिलते हैं, आने वाले समय में सरकार ने इंक्रीज किया ही नहीं एमएसपी, और प्राइवेट मार्केट जो है वहां पे रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है, तो किसानों को लगेगा कि बाहर मंडीज में प्राइवेट जो मार्केट्स हैं वहां पे अपनी फसल को बेच देते हैं, वहां पे ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। बट देखो वहां पे ट्रेड जो है रेगुलेटेड नहीं है। मंडी में ट्रेड कम से कम रेगुलेटेड तो है, वहां पे ट्रेड रेगुलेटेड होगा नहीं प्राइवेट मार्केट में, तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन का खतरा रहेगा। ये किसानों को डर लगता है। किसानों का ये कहना है डायरेक्टली सरकार एमएसपी नहीं खत्म करेगी, सरकार इनडायरेक्टली एमएसपी को खत्म कर देगी, जैसे एमएसपी को इंक्रीज ही ना करना, या फिर कुछ समय पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने कहा था अभी जो खास करके पैडी एंड व्हीट की जो ओपन प्रोक्योरमेंट होती है उसे कम किया जाए, एक लिमिट लगा दी जाए सरकार के द्वारा। कि वैसे तो देखो अब सरकार का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एफसीआई फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है, लेकिन एक लिमिट लगा दे सरकार कि हम 20 मिलियन टन पैडी प्रोक्योर करेंगे, 20 मिलियन टन व्हीट प्रोक्योर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर देखो ऐसी कंडीशन सरकार के द्वारा लगा दी जाती है तो फिर ओपन प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगा। कुछ किसान तो रह जाएंगे जिनकी फसल प्रोक्योर नहीं की जाएगी एफसीआई के द्वारा, फिर उन किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी प्राइवेट मार्केट में, तो फिर एमएसपी कमजोर हो गया ना, एमएसपी सिस्टम कमजोर हो गया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सरकार ने कुछ नहीं किया, इनडायरेक्टली कमजोर कर दिया। एक रीजन ये भी देते हैं राइटर, अभी भी देखो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी 2005 में आई थी कि सरकार किसानों से उसकी फसल प्रोक्योर करेगी एमएसपी प्लस में 50% अबव द C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी कॉस्ट आई है उससे 50% ज़्यादा पे सरकार किसान की फसल को प्रोक्योर करेगी। इसे सरकार ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो ये रीजंस हैं जिससे किसानों को डर लगता है कि आने वाले दिनों में इनडायरेक्टली सरकार जो है एमएसपी को कमजोर करने का काम कर सकती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ के तो किसान देखो जो हैं ज़्यादातर अपनी फसल को मंडी में लाकर बेचते हैं। अगर मंडी सिस्टम कमज़ोर होता है तो किसानों को अपनी फसल बेचनी होगी प्राइवेट मार्केट में, और प्राइवेट मार्केट में ट्रेड होगा अनरेगुलेटेड, तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए ज़्यादा विरोध जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से है, देश के बाकी इलाकों से नहीं है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर किसान अपनी फसल को बेचते हैं मंडी में लाकर। यानी मंडीज का ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों को हुआ है। एक कोट भी है जिसका जिक्र राइटर के द्वारा किया जाता है, बारबरा हैरिस वाइट की कोट है कि देखो डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट मार्केट जो है
वो ज़्यादा नुकसानदायक है एज कंपेरिजन टू इम्परफेक्ट रेगुलेटेड मार्केट। यानी एपीएमसी मंडी जो है वो इम्परफेक्ट है, कमियां हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड है कम से कम। प्राइवेट मार्केट जो होंगी वो डीरेगुलेटेड भी होंगी और इनपरफेक्ट भी होंगी, तो उससे किसानों को ज़्यादा नुकसान होगा। लास्ट में कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले आप मंडीज की संख्या को इंक्रीज करो। दूसरे नंबर पे पीडीएस को आप यूनिवर्सलाइज कर दो, जो हम समय समय पर डिस्कस भी करते हैं। आप ये इंश्योर करो एमएसपी सिस्टम का लाभ ज़्यादा रीजन्स में हो, ज़्यादा क्रॉप्स के लिए हो। अभी देखो वैसे 24 क्रॉप्स के लिए सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन 2-3 फसलों को ही एमएसपी पर सरकार के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। नेक्स्ट, ना सिर्फ आप मंडीज की संख्या इंक्रीज करो बल्कि यह भी इंश्योर करो मंडीज में सारी फैसिलिटी मिले। और मंडी में आड़तिये के बीच यानी मिडिल मैन के बीच जो आपस में कोल्यूजन देखने को मिलता है, मिली भगत देखने को मिलती है कि मिडिल मैन कार्टेल बना लेता है कि किसान की फसल को इससे ज़्यादा रेट पर हम नहीं खरीदेंगे। इस कार्टेल को सरकार को तोड़ना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो, यूनिफाइड नेशनल लाइसेंस दे दो आप ट्रेडर्स को। मतलब एक बार ट्रेडर को लाइसेंस मिल गया तो वो किसी भी मंडी में जाके किसान की फसल को खरीद सकता है। और एक सिंगल पॉइंट इस्टेब्लिश करो मार्केट फीस वसूलने के लिए। इसके अलावा ट्रेडर को ना सिर्फ ट्रेडर का जो लाइसेंस है वो यूनिफाई कर दो, बल्कि ट्रेडर के लाइसेंस को आप नेशनल ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दो। इससे ट्रेडर्स के बीच में आपस में कार्टेल नहीं बनेगा। तो ये सारे सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं और इस प्रकार से हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।